स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। हम लोगों ने पिछली कक्षा में वैद्युत रसायन पाठ जो है चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है NCERT बुक में आपके सिलेबस का जो तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको हमने प्रारंभ किया था। हम लोगों ने एक ही लेक्चर अभी उस पर किया है, तो हमने उस पर जो है सेलों के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल और एक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को मैंने आपको समझाया था कि गैल्वेनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा सेल में उत्पन्न होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल जो है वो वैद्युत ऊर्जा बाहर से लेता है, तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये हमने चर्चा की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उस गैल्वेनिक सेल में एक लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको समझाया था कि लवण सेतु का जो कार्य है वो सेल की पहली बात इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, दूसरी बात जो विद्युत अपघट्ट के विलयन है उनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप होने नहीं देता दोनों विलयनों के बीच। और उसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि वैद्युत रासायनिक जो सेल हैं यानी गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, उनमें क्या खास अंतर हैं, क्या खास डिफरेंसेस हैं, है ना। तो हमने आपको ये बताया था कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो इस तरह के कई इसमें मैंने ये भी समझाया था कि गैल्वेनिक सेल में जो है सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में इस तरह के किसी भी सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, एक और अंतर, बहुत बेसिक अंतर मैंने बताया था कि जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें एक ही पात्र में एक ही विद्युत अपघट्ट का विलयन लिया जाता है। उसमें दो मेटल के रॉड यानी कि दो मेटल के इलेक्ट्रोड उसमें डिप किए जाते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं, दोनों में अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन भरे जाते हैं और दोनों में अलग अलग रॉड्स डिप की जाती हैं। जिस धातु के लवण का विलयन हम पात्र में लेते हैं उसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसमें डिप करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक डेनियल सेल का ही उदाहरण लें तो हमें पता है कि डेनियल सेल में जिंक रॉड पर जो जिंक के एटम है वो जिंक आयन में परिवर्तित होते हैं। ये जिंक आयन विलयन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को रॉड पे छोड़ देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया है। और इसी तरह कॉपर रॉड पे जो है विलयन में जो कॉपर आयन है वो रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर में परिवर्तित होते हैं और ये कॉपर रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है। तो ये अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया है। इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जिंक सॉलिड कॉपर आयन इन एक्वस सोल्यूशन और प्रोडक्ट में जिंक आयन इन एक्वस सोल्यूशन और कॉपर सॉलिड। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है, इसे कहते हैं सेल अभिक्रिया। अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि देखिए जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है लवण सेतु को, और लवण सेतु के बाईं तरफ हम एनोड को प्रदर्शित करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, और दाईं तरफ कैथोड को प्रदर्शित करते हैं यानी अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण में धातु आयन में परिवर्तित होता है, उसकी सांद्रता लिखी जाती है, और अपचयन अभिक्रिया में कैथोड पर धातु आयन सांद्रता लिखी जाएगी, धातु में परिवर्तित होगा। जैसे डेनियल सेल में जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, ये ऑक्सीकरण है, एनोड है, तो इसको इस तरह जिंक आयन में इस तरह लिखेंगे। ये सिंगल लाइन से स्लैश से हम दिखा सकते हैं, कॉमा से भी दिखा सकते हैं। और दूसरे अर्ध सेल में कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हुआ तो कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हुआ। जैसे कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैल्वेनिक सेलों को पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए Fe Fe2+ में परिवर्तित हो रहा है, ये ऑक्सीकरण है,
और कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, तो देखिए Fe2+ आयन में कब परिवर्तित होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया। और कॉपर आयन कॉपर में कब परिवर्तित होगा, जब कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये गेन करेगा, तो ये अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। दोनों अर्धशैल अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो आयरन सॉलिड, कॉपर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, Fe2+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर सॉलिड, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। दूसरी देखिए, दूसरी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दूसरे वाले में बी वाले में देखें, बी वाले में क्रोमियम सॉलिड है, ये क्रोमियम आयन में परिवर्तित हो रहा है। तो क्रोमियम आयन पे कितना प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, ये विलयन में जाएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी तरफ Sn4+ Sn2+ में परिवर्तित हो रहा है, तो Sn4+ अब आयन है तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। अब ये Sn2+ में कब परिवर्तित होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये Sn2+ में परिवर्तित हो रहा है, ये भी आयन है तो एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा। ये दूसरा समीकरण, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें बराबर करना पड़ता है, तो ये गुणा कर लें, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 क्रोमियम सॉलिड, और यहाँ से बचेगा प्लस, ये 3 से गुणा होगा 3Sn4+ एरो 2 क्रोमियम 3+ एक्वस सॉल्यूशन में प्लस 3Sn2+ एक्वस सॉल्यूशन में, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई इस गैल्वेनिक सेल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन में हम देखते हैं, एक और प्रश्न लिया गया है। इस दूसरे सवाल में सेल अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनको गैल्वेनिक सेल के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ पे सेल अभिक्रिया में मैग्नीशियम सॉलिड सिल्वर आयन से अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम आयन में परिवर्तित हो जाता है और सिल्वर सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ और सिल्वर आयन का अपचयन हुआ। तो ये अभिक्रिया हमने लिखी, जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसको ऑक्सीकरण दिखा दिया, जिसका अपचयन हुआ उसको अपचयन दिखा दिया। अब निरूपित कैसे करेंगे, जो ऑक्सीकरण वाले हैं वो डबल लाइन के लेफ्ट में लिखे जाएंगे और अपचयन वाले डबल लाइन के राइट में लिखे जाएंगे। तो ये देखें, ऑक्सीकरण किसका हुआ, Mg का Mg2+ में, तो Mg का Mg2+ में 0.1 m कंसनट्रेशन है, ये दिखा देंगे। और अपचयन किसका हुआ, सिल्वर आयन का सिल्वर में, यहाँ ये कोफिशिएंट को नहीं दिखाया जाता, तो सिल्वर आयन का सिल्वर में अपचयन हुआ, ये केवल कंसनट्रेशन दिखाएंगे। ऐसे ही बी वाला देख लेते हैं, बी वाले में क्या कह रहा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बी वाले में देखें, 2Fe3+ परिवर्तित हो रहा है 2Fe2+ में, तो 3+ से 2+ में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। भाई 3+ है, 2+ कब बचेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ में परिवर्तित हो रहा है। ये अपचयन अर्धशैल अपचयन हो गया, अपचयन यानी कि अपचयन का मतलब कैथोड। और दूसरी तरफ आयोडाइड आयन आयोडीन में कब परिवर्तित होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड, तो एनोड पर ये डबल लाइन, इधर वाला एनोड इधर वाला कैथोड, तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड में जो आयोडाइड आयन था एक्वस सॉल्यूशन में वो परिवर्तित हुआ आयोडीन में, और दूसरी तरफ Fe3+ परिवर्तित हुआ Fe2+ में। ये हमने गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट कर ली, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। आशा है समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को
उसी धातु के विलयन के में डुबोया जाता है। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो ये 3 क्रियाएं संभव हैं, क्योंकि धातु जो रॉड है, रॉड पे धातु के उदासीन परमाणु होंगे और विलयन में धातु के आयन होंगे। तो ये धातु के आयन रॉड से लगातार टकराते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टकराने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी कोलिजन इतना स्ट्रांग होता है कि तेज़ी से टकराया और रॉड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और उदासीन धातु परमाणु में परिवर्तित हो गया। मतलब Mn+ जो विलयन में है वो धातु की रॉड से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये धातु के उदासीन परमाणुओं में परिवर्तित हो गया, जो रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट होने लगते हैं। इससे होगा क्या कि विलयन में धातु आयनों की कमी हो गई, तो ऋणायनों की संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि ऋणायनों की संख्या बढ़ने से विलयन ऋणावेशित हो गया और रॉड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, तो रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो रॉड कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। यानी रॉड धनावेशित और विलयन ऋणावेशित, है ना। तो इसका मतलब कि दोनों के इंटरफेस पे, है ना, अंतरापृष्ठ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, है ना, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रक्रिया हो। ये भी हो सकता है कि जब धातु के आयन धातु की रॉड से टकराते हैं तो धातु की रॉड पे जो धातु के उदासीन परमाणु हैं वो आयनों में परिवर्तित हो जाएं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, आयनों में परिवर्तित हो गए इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब आयन ने देखा कि मेरे जैसे आयन तो विलयन में है, तो ये चला गया विलयन में, इलेक्ट्रॉन को छोड़ गया रॉड पे, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो गया और विलयन धनावेशित हो गया। इस कंडीशन में भी रॉड और विलयन के अंतरापृष्ठ पे एक विभवांतर स्थापित हो जाता है ना। और इसी तरह से इससे ये बात समझ में आती है कि जब किसी धातु की रॉड को, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित। रॉड विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु और विलयन के अंतरापृष्ठ पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और इसी विभवांतर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेम चीज़ें करनी है, बस जो आपने विलयन लिया है, विलयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर करना है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन लेना है, और अगर कोई गैस है तो दाब 1 वायुमंडलीय रखना है। 1 वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और विलयन के 1 मोलर सांद्रता, अगर ये चीज़ें रख दी जाएं तो जो धातु की रॉड और विलयन के बीच विभवांतर स्थापित होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के संबंध में कि यदि इलेक्ट्रोड पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ऑक्सीकरण होती है तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव, मतलब अगर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी तो जो विभव इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे ऑक्सीकरण विभव, और अगर अपचयन की अभिक्रिया होगी तो जो विभव उत्पन्न होगा उसको अपचयन विभव कहते हैं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई एक ही इलेक्ट्रोड है ना, तो उसका अगर अपचयन हो रहा है तो विभव को अपचयन विभव कहेंगे। उसी को उल्टा कर दें, ऑक्सीकरण बना दें, तो विभव ऑक्सीकरण विभव जो होगा वो अपचयन विभव के जैसा ही होगा, उस वैल्यू नहीं बदलेगी, बस केवल साइन बदल जाएगा। और दूसरी बात, IUPAC सिस्टम ने ये जो अपचयन विभव है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। क्लियर होनी चाहिए मेरी बात। अब आइए बात करते हैं सेल के बारे में। ये तो हमने एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात की, अब पूरे सेल के विभवांतर के बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे अगर हम सिंपल सी बात समझें
तो अगर हम कोई सेल लेते हैं तो सेल का विभवांतर, सेल का विभव, तो एक ऑक्सीकरण विभव होता है और एक अपचयन विभव होता है। ये एनोड और ये कैथोड। अब अगर मैंने बताया कि अपचयन विभव जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, मानक विभव होता है, तो ये ऑक्सीकरण को अगर अपचयन में परिवर्तित करें तो ये माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा और प्लस ई नॉट कैथोड हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने अपचयन में परिवर्तित किया। तो ऑक्सीकरण को अपचयन में परिवर्तित करोगे तो साइन बदलेगा। तो इसका मतलब कि जो विभवांतर होगा, सेल विभव होगा, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, एनोड, नॉट जो हमने लगाया है वो सुपरस्क्रिप्ट है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड के लिए लगाते हैं। तो कैथोड और एनोड के मानक अपचयन विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कंडीशन है कि उस समय इसका मापन किया जाएगा जब सेल की सर्किट में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, ताकि मैक्सिमम वोल्टेज मिले। तो जब सेल सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो सेल के कैथोड और एनोड के मानक अपचयन विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैंने आपको समझाया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जब दोनों अपचयन विभव के फॉर्म में हो, और अगर यही ऑक्सीकरण विभव के फॉर्म में है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है तो एनोड में से कैथोड घटाएंगे। वैसे क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन होता है। तो तीनों फार्मूले एक ही हैं, हम लोग ज़्यादातर सवाल सॉल्व करने में इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। विभवांतर का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में सेल के इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर, जो सेल के इलेक्ट्रोड हैं उनके विभव के अंतर को हम लोग किसी भी कंडीशन में जब हम नापते हैं तो उसे हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन यही मापन हम अगर तब करते हैं जब सेल के सर्किट में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरी बात, ये विभवांतर जो है वो सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। इसका मान सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है, और विद्युत वाहक बल सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज को ही कहते हैं। तीसरा मान, यह सेल सर्किट में प्रवाहित सतत धारा के लिए उत्तरदायी नहीं होता है ना, स्टेडी करंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कौन? विभवांतर। लेकिन ये जो है वो स्टेडी करंट फ्लो के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। विभवांतर का मापन करना है तो सामान्यतः वोल्ट मीटर के माध्यम से इसका मापन कर लिया जाता है, लेकिन इसको पोटेंशियोमीटर से इसका मापन किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया होगा, है ना। अब इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस तरह से किया जाए। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन अगर करना है तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव कभी नाप नहीं सकते। कैसे नाप लेंगे? हमें थोड़ी नहीं दिख रहा कि उसमें कितना वोल्टेज है ना। लेकिन अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का विभव मापना है तो पहले हमें उसे किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ेगा, और फिर गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियोमीटर की हेल्प से विद्युत वाहक बल निकाला जाएगा। जो विद्युत वाहक बल आएगा वही जो होगा उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHEC भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक बीकर में 1 m 1 मोलर सांद्रता का
कोई HCl विलयन, कोई डाइल्यूट एसिड का विलयन भरा जाता है। उसमें एक प्लैटिनम वायर से एक प्लैटिनम की प्लेट लटका दी जाती है। प्लैटिनम प्लेट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। प्लैटिनम ब्लैक प्लैटिनम का पाउडर्ड फॉर्म है और उसमें इस विलयन में एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण का भी काम कर सकता है और अपचयन का भी काम कर सकता है और इसका जो है स्वेच्छा से इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट माना गया है। अगर ये ऑक्सीकरण का काम करेगा यानी कि एनोड का कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा, तो जो हाइड्रोजन गैस पास किया हमने, वो हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन आयनों में परिवर्तित हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन तक कर, पोटेंशियल वही 0.0 वोल्ट होगा। और अगर आप कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, तो जो विलयन में हाइड्रोजन आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होंगे एक वायुमंडलीय दाब पर और इसका भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होगा। तो ये दोनों का काम कर सकता है। इसके साथ जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रोड है, अगर उस पर ऑक्सीकरण होगा तो इस पर अपचयन होगा और अगर उस पर अपचयन होगा तो इस पर ऑक्सीकरण होगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखें, हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, एक हमने बीकर लिया, बीकर में एक जिंक की रॉड लगाई और इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भर दिया और यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ से थोड़ा ओपनिंग कर दें ताकि हाइड्रोजन गैस को पास किया जा सके और इसमें विलयन भर दिया, इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया। एक ऐसे रफली डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया, वन MnHCl सोल्यूशन और ये 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया गया या पोटेंशियोमीटर लगा दिया गया। ये सेल हमें अच्छे से पता है, ये जिंक रॉड है और ये जिंक सल्फेट है। तो इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इस पे ऑक्सीकरण होगा, तो इस पे जिंक जो सॉलिड है वो जिंक आयनों में परिवर्तित होगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ये पहला अर्ध समीकरण। और जब इस पे ऑक्सीकरण हुआ तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, अपचयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन गैस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कन्वर्ट होगा। सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड 2H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जिंक आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर। इस सेल का जो वोल्टेज यानी EMF E0 सेल जो निकल आएगा वो 0.76 वोल्ट आएगा। मुझे याद, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मतलब कैथोड कौन है, E0 हाइड्रोजन माइनस E0 एनोड का मतलब ये जिंक की रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है और इसका होता है 0.0 वोल्ट माइनस E0 Zn2+ अपॉन जिंक। तो E0 Zn2+ अपॉन जिंक की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 0.76, तो ये माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। आशा है सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आध सवाल ले लेते हैं।
डिटेल में इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, लेकिन आज एक आध सवाल ले लेते हैं। जैसे निम्नलिखित सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये सेल अभिक्रिया जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में परिवर्तित हो रहा है। दोनों के स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हैं। तो देखें, ये E0 सेल निकालना है, तो ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड का मतलब, कैथोड मतलब रिडक्शन, मतलब सिल्वर आयन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, माइनस E0 एनोड का मतलब जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमें रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है। E0 जिंक आयन इनटू जिंक। तो ये वैल्यू दिया है 0.80 वोल्ट, माइनस ये वैल्यू दिया है माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। ये ऐड कर लेंगे, ये 6, ये 8 और 7 15, इतने वोल्ट पोटेंशियल इस सेल का होगा, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आशा है आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे अर्ध सेल पे, यानी कि इलेक्ट्रोड विभवों पर, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन का जो और सेक्शन और जो क्वेश्चन है इस पे, वो हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, तब तक समझ में भी आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करने में आपको मज़ा भी आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।